दोस्तों, मोहम्मद आजम खां जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा नाम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मिलके उन्होंने उत्तर प्रदेश पे बहुत सालों तक राज किया है। वो अभी अभी जेल से छूट के आए हैं और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को, मीडिया को, सोशल मीडिया में काफ़ी छाए हुए हैं। काफ़ी इंटरव्यूज़ उनके आ रहे हैं। मैं उनके इंटरव्यूज़ देख कर के बड़ा आश्चर्यचकित था कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद में, इतने जास्तियाँ करने के बावजूद और इतने लोगों पे जुल्म करने के बावजूद, इतनी बड़ी लैंड 178 एकड़ लैंड मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए छीनने के बावजूद एक इंसान इतनी साफगोई पेश कर सकता है। एक इंसान अपने आप को पीड़ित बता सकता है। एक इंसान अपने आप को पॉलिटिकल विच हिंटिंग का शिकार बता सकता है। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। जब मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे क्या मिला कि मोहम्मद आजम खान ने सत्ता के गरूर में इस तरह से पागल थे कि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में जनता से कहा, ये वीडियो उनकी मिली जिसमें जनता से उन्होंने कहा कि इन तनख्वाहियों से डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से बहन जी मायावती आईएएस अफसर से रुमाल से अपने जूते साफ कराती है, इंशाअल्लाह एक दिन ये आईएएस अफसर डीएम वगैरह मेरे जूते साफ करेंगे। क्या आप समझते हैं, आप इस देश के वासी हैं, कि आप समझते हैं कि आईएएस ऑफिसर के लिए इस तरह की भाषा एक राजनेता को इस्तेमाल करनी चाहिए? आपका क्या राय है इस पे थोड़ा कमेंट कीजिए इस वीडियो के ऊपर। दूसरी चीज, इनके साहेबजादे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला आजम, वो चुनाव लड़े और उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने केस डाला कि ये 25 साल के नहीं हुए, 25 साल से पहले इन्होंने फैब्रिकेटेड बर्थ सर्टिफिकेट बना करके चुनाव लड़े हैं। आधार कार्ड भी इन्होंने नकली बनाया है, पैन कार्ड भी नकली बनाया है। जब उस मसले की जांच की गई तो पता चला कि उनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी, उससे पहले चुनाव लड़े वो, और चुनाव आयोग ने उनका चुनाव रद्द किया। और जांच में ये पाया गया कि उनके 2 आधार कार्ड मिले, 2 पैन कार्ड मिले, और जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी उनका फैब्रिकेटेड था, वो भी उनका नकली था। इस मामले में उनके ऊपर केस भी चल रहा है। आप ये देखिए कि एक इतना बड़ा आदमी, एक इतनी बड़ी आप सियासत कर रहे हैं और आप अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं एक नकली बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, या आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है नकली बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर। इस चीज के ऊपर आपने कोई सफाई नहीं दी। तीसरी चीज, जो 40 परिवार एक एस्टेट, जो रामपुर एस्टेट थी, उसकी जमीन में यतीम खाने के अंदर 40 परिवार कई सालों से, बहुत सी सालों से वहां रह रहे थे, और वो जमीन खाली कराने के लिए रात को 2 बजे पुलिस भेजी गई और उनको लठ मार मार के जितने भी पुरुष थे उनको थाने ले जाया गया, और जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके मवेशी थे, गाय भैंस बकरी थी, उनको सड़क के ऊपर छोड़ दिया गया। ये पूरे मीडिया के अंदर आया, उन लोगों के इंटरव्यूज आए, आज भी उन लोगों के इंटरव्यूज उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। उसके ऊपर आपने कोई सवाल नहीं पूछा और उसके ऊपर आपने कोई साफगोई नहीं दी। तीसरी चीज, आपके पास, आप इतने गरीब हैं, आप बोलते हैं कि मैं तो एक इस तरह के पुराने घर में रह रहा हूं, मेरे पास लखनऊ में संपत्ति नहीं है, मेरे पास और कहीं संपत्ति नहीं है। आप ये बताइए कि आपने और संपत्ति बनाने की जरूरत नहीं थी। आपने तो 178 एक ही, एक चोट 100 सोट चुनार की, एक लोहार की वाली बात कर दी। एक 178 एकड़ जमीन आपने जबरदस्ती लोगों से लेकर के और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, जिसके अंदर जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें 5 मेंबर आपके परिवार के हैं, 2 मेंबर आपके खासम खास हैं। तो आप ये बताइए कि और क्या घपला करना आप चाहते थे? और क्या आप आधे लखनऊ को खरीदना चाहते थे, आधे नोएडा को खरीदना चाहते थे? इससे आपका नहीं भरा। तीसरी चीज, जो आसपास के गांव हैं, आपकी यूनिवर्सिटी जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर में, उसके आसपास के जो गांव हैं
वहां के लोगों को या वहां के जो थोड़े से भी संपन्न लोग थे उनको आपने जबरदस्ती बाध्य किया यूनिवर्सिटी के लिए चंदा देने के लिए, लोगों को पेड़ से बांध बांध के मारा। इस तरह के लोगों ने एलिगेशन नहीं लगाए, लोगों ने आकर के अपनी पीड़ा सुनाई है। आप इन सब चीजों को भूल गए क्या? ये सब चीजें आपको यूट्यूब चैनलों को इंटरव्यू देते समय समझ नहीं आई क्या? आप ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि किताबों की चोरी है, बिल्कुल चोरी है। जो 500 साल पुरानी कुरान शरीफ की रेयर धार्मिक किताबें थी, हिंदी लिटरेचर की किताबें थी, पूरे स्टेट से, रामपुर से नहीं, रामपुर लाइब्रेरी से नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी कहीं इस तरह की बेशकीमती किताबें थी उनको जबरदस्ती आपने वहां शिफ्ट करा दिया और मोहम्मद अली गौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने उनको रखा। वो बरामद हुई है, बाकायदा पुलिस ने वहां से बरामद की हैं। रामपुर नगर निगम की सफाई की मशीन तक आपकी यूनिवर्सिटी से बरामद की गई है। आप इन सब चीजों के ऊपर सफाई नहीं दे रहे हैं। आप ना ये यूट्यूब वाले जो आपके पास जा रहे हैं ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में, आपको जवाब देना चाहिए। आप इतनी साफ गोई से ये कह रहे हैं कि आप पे जांचियां की जा रही हैं, जेल में आपको 7x11 का कमरा मिला, आप कह रहे हैं उस खाने को कुत्ता भी नहीं खा सकता है। आप कह रहे हैं कि इतनी गर्मी होती है वहां पे, इतनी अपराधियों के लिए जेल बनी है। जेल कोई मंत्री आजम खां के लिए नहीं बनी है। और आपने इतने दिन शासन किया उत्तर प्रदेश में, इतने लोगों को जेल भेजा, इतने लोगों को जबरदस्ती उनकी संपत्तियां छीनी, जबरदस्ती इतने लोगों के साथ की। क्या आपको एमएलए एमपी मंत्री रहते हुए कभी ख्याल नहीं आया कि इन जेलों में अमानवीय कंडीशंस में लोग रह रहे हैं, इनकी कंडीशंस ठीक की जाएं? कभी आपने जेल प्रशासन के या भारत के किसी सरकार को चिट्ठी लिखी कि जेल, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं था जेलों में क्या कंडीशन है, आपको पता था, आपको तो कभी जेल जाना नहीं है, आप ये सोच करके बैठे थे। और जब आपके ऊपर बीती तो आपको जेल की कंडीशन समझ आई, आपको समझ आया कि कुत्ता भी खाना नहीं खा सकता जेल का, आपको समझ आया कि वहां पे मच्छर है, वहां पे गर्मी है, आपको ये समझ आया। और आपने इतने दिन बोलते हैं आप समाज की सेवा की है आपको ये ध्यान नहीं आया कि जो लोग जेल चले जाते हैं उनको किस कंडीशन में रखा जाता है। मैं उनके लिए सरकार से गुहार लगाऊं, उनके कुछ सुधार करूं। आपने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि आप तो मगरूर थे केवल अपनी 178 एकड़ जमीन हत्याने में। आप तो मुलायम सिंह के लिए वोट बैंक का काम कर रहे थे। मुलायम सिंह की मजबूरियां थी कि वो आपको उनको साथ में रखना जरूरी था, क्योंकि उनको सत्ता में आना था। तो आपको इन सब चीजों पे भी तो बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपको कोरोना हो गया, आप मेदांता में एडमिट रहे और वहां का बिल आया 1.5 करोड़, आपका बिल रिएम्बर्स होना चाहिए था एमपी होने के नाते, परंतु वो सरकार ने पहले ही आपसे लिखवा लिया था। आपने ये नहीं बताया कि 1.5 करोड़ रुपए कहां से पे किए गए, किसने पे किए, या ये जो आपकी मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है जो कई सौ करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, इस कंस्ट्रक्शन का पैसा आया कहां से, ट्रस्ट में पैसा आया कहां से, किन लोगों ने दान दिया, आपने उजागर नहीं किया वो सब। मेरी योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि जो इस तरह के भू माफिया थे, जो इस तरह के गैंगस्टर थे और जो सफेद पोश गैंगस्टर थे, जो कि चोला तो पहनते थे समाज सेवा का और राजनीति का, परंतु मेन काम धंधा यही था कि जमीन को हत्याओ, उसमें स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अपनी आमदनी आगे तक की पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित करो। उस तरह के लोगों पे जो योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कसा है, और आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के नाम से घबराते हैं इस तरह के लोग। बहुत मुसलमान हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, बहुत मुसलमान हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, परंतु आप तो केवल और केवल आपने हमेशा बात की मुसलमानों को एक हाशिए पे धकेलने के लिए। मुसलमानों के लिए काम नहीं किया आपने। एक काम आप बता दीजिए कि मुसलमानों के लिए आपने ये काम किया, अपने वोटर्स के लिए आपने ये काम किया। एक काम आपने ऐसा नहीं किया।
और जो यूनिवर्सिटी बनाई उसके अंदर, रामपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटी आपने बनाई उसके अंदर फ्री एजुकेशन नहीं है। आप पूछिए स्टूडेंट्स का किस तरह से वो पेमेंट करते हैं। कोई फ्री आपने नहीं बना। अगर आपकी मंशा फ्री बनाने की होती, अगर आपकी इच्छा इस तरह की होती कि समाज की सेवा करना है, शिक्षा देनी है, तो आप एक अलग काम करते। जनाब, स्कूल कॉलेजेस तो जो पुराने संस्थान हैं वो एक पेड़ के नीचे स्टार्ट हुए थे, एक 2 कमरे के मकान में, 2 कमरे की बिल्डिंग में स्टार्ट हुए थे, जो आज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। शिक्षा का तो वो है, आपने पहले ही एक इतना बड़ा कांड करके, इतनी 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 जासदियां करके एक इमारत बनाई और आप उससे कहते हैं कि हम यहां शिक्षा देंगे। आप क्या शिक्षा देंगे? आप बेईमानी से, जबरदस्ती से जमीन हड़प करके, अत्याचार करके, अपने रसूख का नाजायज फायदा उठा करके आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे और आप कहेंगे समाज का भला कर दूंगा मैं। आपने क्यों अपने परिवार के 5 मेंबर रखे ट्रस्ट के अंदर? आप आम लोगों को रखते। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े महान लोग हैं, उनको रखते। आपका सेल्फ इंटरेस्ट था, आपका केवल और केवल ये इंटरेस्ट था कि अगली 10 पीढ़ियों के लिए मैं इंतजाम कर जाऊं जो वहां से पैसा खाते रहें और वहां से उनको पैसा आता रहे। ये आपका ध्येय था। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो काम बहुत सारे पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते, ये केवल योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उत्तर प्रदेश के या भारत के नागरिक होने के वजह से आप थोड़ा सा मोहम्मद आजम खान के बारे में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, अखबारों में बहुत सारे इनके कारनामे दर्ज हैं। आप उनको देखें, उनको पढ़ें और फिर अपनी राय बनाएं कि क्या इनके ऊपर जास्ती हुई है या ये एक न्याय की लड़ाई योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने वहाँ की रामपुर की जनता को न्याय देने की तरफ कदम बढ़ाया है। आप इनके बारे में पढ़ें, इनके कारनामों को जानें, इनके बेटे के कारनामों को जानें, जो कह रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार पे 200-250 केस लाद दिए गए, मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, किताब चोरी का। आजम खान साहब, आज की तारीख में भी आपका भैंसों को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगाई गई। पुलिस जहां गैंगस्टर्स को नहीं ढूंढ पाती थी, जहां पुलिस किडनैपर्स को नहीं ढूंढ पाती थी, वो पुलिस खेतों में, जंगलों में आपकी भैंसें ढूंढती थी। इस तरह की रिपोर्ट्स ऑलरेडी हैं, इस तरह के साक्ष्य हैं, इस तरह के एविडेंसेस हैं। आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं जनाब। आप केवल ये बोल रहे हैं कि कितनी जास्तियां हुई। मुर्गी चोरी का केस है, बकरी चोरी का केस है, किताब चोरी का केस है, डकैती का केस है। बोला चोरी नहीं, ये डकैती है। बिल्कुल ये डकैती है। देखिए, भगवान के यहां बोला जाता है कि देर है, अंधेर नहीं है। इसी तरह से अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ये जो आप सब भुगत रहे हैं बुढ़ापे में, ये आपकी करनी है। आप सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों से। जब आप सत्ता में चूर थे, सत्ता के नशे में आप चूर थे, आपने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए एक महिला के लिए जो आपकी कॉम्पिटिटर थी, जो वहां से चुनाव लड़ रही थी, जयप्रदा। आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? क्या ये भाषा शोभा देती है? आप अपने आप को समाज सेवी और राजनीतिक और प्रदेश का भला करने वाला इंसान पेश करने की कोशिश में हैं? क्या इस उत्तर प्रदेश की जनता को आपने पागल समझा हुआ है? आज की तारीख में जनाब, जनता जाग चुकी है। यूट्यूब मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। ये 1980 का उत्तर प्रदेश नहीं है कि आप जो बोल देंगे और वो जनता मान जाएगी, मुसलमान मान जाएंगे और ध्रुवीकरण हो जाएगा वोट का और आप जीत जाएंगे। वो नहीं है। आप जितनी मासूमियत से आप चीज़ों को पेश कर रहे हो, मैं तो पुराने घर में रहता हूँ, यहाँ गाड़ी भी नहीं आती है और मेरा पुराना घर है, मैं तो वहीं। अरे भाई साहब, आपको पुराने घर में आप रहेंगे क्योंकि आप एक
एक मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, या भेड़ की खाल में भेड़िया जो बोलते हैं, आप वो हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया हैं आप। 178 एकड़ जमीन कौन आदमी ले सकता है? कहां से? आप क्या किसी राजसी परिवार से थे? आपके पास क्या बहुत लोगों ने दान दे दिया आपको? किसने आपको दान दिया? आपने लोगों से पेड़ से बांध करके मार के उनके प्रधानों को बोला कि 5 लाख रुपए दीजिए, तब आपने ये इमारत खड़ी की है। और आप कहते हैं आप समाज को सुधार देंगे, आप लोगों को शिक्षा देंगे, इस तरह की यूनिवर्सिटी खड़ी करके, इस तरह का इमारत खड़ी करके। दोस्तों, पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये हिंदू मुसलमान के नजरिए से इस चीज को ना देखें। इसको आप एक तरह से ये देखें कि एक ईमानदार पॉलिटिशियन और एक बेईमान पॉलिटिशियन, इस नजरिए से आप इसको देखें, हिंदू मुस्लिम के नजरिए से ना देखें। और जिस जिले से मैं आता हूं, बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, बहुत सारे हिंदू भाई हैं। रामपुर के अंदर बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू हैं। इनके सताए हुए लोग बहुत हैं। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, आप वीडियो को फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं आजम खान साहब के बारे में, तो कमेंट करें, बताएं कि जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये बात तो आपने गलत कही है। आप थोड़ा सा समय निकालें किसी भी आदमी के कारनामों को जानने के लिए। जब सत्ता में होते हैं, सारा मीडिया सारा अमला हाईजैक कर लिया जाता है, और कुछ डर से और कुछ पैसे के लोभ से और कुछ किसी तरह से अच्छी बातें उनके बारे में लिखते हैं, और पब्लिक में नैरेटिव बन जाता है कि ये तो बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, ये तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जब बहुत सारे मीडिया में इस तरह की बातें आने लगे, आपको रिसर्च करनी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, और आपको खुद ये सोचना चाहिए। ये 21वीं सदी का भारत है। हम 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बन जाएंगे। तो हर शख्स को ये सोचना पड़ेगा कि हम विकसित भारत बनेंगे। क्या इस तरह के लोग हमें विकसित भारत बनाएंगे? क्या इस तरह के नेता हमें चाहिए जो उत्तर प्रदेश पे इतने साल राज कर जाएं, जो मंत्री रह जाएं? क्या इस तरह की राजनीति हम करना चाहते हैं, या इस तरह के लोगों से हम अपेक्षा करना चाहते हैं कि हमारा भला करेंगे? आप अपना दिमाग लगाएं और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इसको ना देखें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में जानने के बाद में मेरी यूट्यूब के ऊपर कमेंट करें, मुझे भी तो पता चले कि और क्या अच्छे काम आजम खान साहब ने किए हैं, या कोई और पॉलिटिशियन इस तरह के हों जो इस तरह की जासूसियां कर रहे हैं, इस तरह का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन गिराव कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की सरकार है। आदित्य योगीनाथ के बारे में शायद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनकी महिमा मंडल की कोई वीडियो नहीं आती, उनके काम की वीडियो आती है, उनके काम की न्यूज आती है। आप देखें एक बार कि किस तरह से, और अपना विवेक इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और तब मेरी वीडियो पर आप कमेंट करें, तब मुझे ज्ञान दें कि आजम खान कितने मासूम हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो समाज सेवा में। आप कमेंट तो करें, कमेंट करके बताएं तो सही, हमें भी तो पता चले कि आजम खान साहब ने कितना उत्थान किया है हिंदुओं का, मुसलमानों का, उत्तर प्रदेश की जनता का, रामपुर की जनता का। कितना इन्होंने कितने लोगों को इन्होंने ऊपर उठाया है। आप कमेंट करें, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करें, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप कमेंट करके बताएं साहब आप ये गलत बोल रहे हैं, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।